हेडोनिक प्राइस उससे मिलती जुलती के लिए, उससे मिलते जुलते गुड एंड सर्विसेज किस तरीके से कर रहा है या वो चीज इसके अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो है कि ग्रीन हाउस कम करना है, उसके लिए हम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि गैसेस की चॉइस, क्या हम गैसेस की चॉइस अगर रेटिंग जो है उसकी स्टार रेटिंग है, स्टार रेटिंग को काफी कंसीडर किया जाता है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल सर्विस दैट हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है, है, उसके लिए हम पे करने को तैयार है स्टार रेटिंग के फॉर्म में, जो कि उसका प्राइस डिटरमाइन करती है। तो ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच हो गई। तो इस तरह की ही अप्रोच मेथड में होती है। और जाहिर तौर पे ever growing sophistication in econometric method brought to bear and reflect broader interest in much of applied economics on crucial matters such as causal inference। सेकंड जो मेथड है के कारण ये काम होता है। तो जो सीवी मेथड है ये एक स्टेटेड और willingness to accept compensation for a hypothetical change in और डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से पूछा जा रहा है कि क्या वो तैयार है। तो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल है, तो इसलिए फ्यूचर चेंजेस के लिए भी किया जा सकता है, साथ ही साथ चेंजेज इन नो वैल्यू के लिए भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू है, इम्पोर्टेंट मेथड है एक्सपेरिमेंट मेथड। क्योंकि इस मेथड का हम इस्तेमाल उन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के लिए करते हैं, खास तौर पर जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं कैरेक्टर में। अभी तक के जो आपने मेथड्स देखे थे दो, खास तौर पे आरपी मेथड्स वगैरह, तो हम यहाँ पर एक ही चीज को कंसिडरेट कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए। लेकिन जब आप डिस्क्रीट चॉइस एक्सपेरिमेंट के इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेट ऑफ चॉइसेस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो इस कारण जो डीसीई है, क्योंकि ये भी जो जैसे हमने इससे पहले वाला जो सीवी मेथड था उसमें स्टेटेड प्रेफरेंस अप्रोच देखी थी, वैसे ही डीसीई मेथड भी स्टेटेड प्रेफरेंस के ऊपर ही होता है। तो इस कारण से ये कंटिजेंट वैल्यूएशन के ही जो स्ट्रेंथेज और वीकनेसेस हैं उनको शेयर करता है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर क्योंकि हमने मल्टी डायमेंशनल बोला, तो इसके खुद के कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये भी एक स्टेटेड प्रेफरेंस टेक्निक है, लेकिन खास बात ये है कि ये एक मल्टी एट्रीब्यूट स्टेट प्रेफरेंस टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब हम इस तरीके की मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस, वो है सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो सिलेक्शन ऑफ गुड, सर्विस और पॉलिसी, जिसके लिए वैल्यूएशन किया जाना है। और क्योंकि यहाँ पर मल्टी एट्रीब्यूट है
तो सिलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए जा रहे हैं स्टेटेड प्रेफरेंस के लिए, क्योंकि एट्रीब्यूट के सिलेक्शन से ही निर्धारित होगा कि उसका चॉइस सेट क्या है और किस तरीका वैल्यू आ रही है। अगर आप एट्रीब्यूट में परिवर्तन कर देंगे तो वैल्यू में भी परिवर्तन आ सकता है। तो सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट काफी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन। जैसे मैंने सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट बोला, डिस्टेंस फ्रॉम कम्युनिटी 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट डिजाइन की चॉइस। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है चॉइस सेट, कि आप क्या चॉइस सेट उसमें बना रहे हैं। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो आप काम में ले रहे हैं, उन एट्रीब्यूट्स को आधार पर आप उसमें चॉइस सेट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उन चॉइस सेट के आधार पर ये क्लियर किया जा सके कि क्या वो प्रिफर करना चाहते हैं। जो और सबसे बड़ी बात है कि ये चॉइस सेट ऐसे होने चाहिए जो फिजिबल हो। नाउ अगला है प्रेफरेंसेस जो है उनका मेजरमेंट करना, एक्चुअल मेजरमेंट करना बाय स्टेटेड प्रेफरेंस टेक्निक, और फाइनली उन सबको क्लब करके या कंपाइल करके एस्टिमेट करना। तो जाहिर तौर पर क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि ये वैल्यू करते हैं मल्टी डायमेंशनल चेंजेस को, और ज्यादातर एनवायरमेंटल जो प्रोजेक्ट होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं नेचर में, इसलिए ये बेस्ट माना जाता है ये डिस्क्रीट चॉइस एक्सपेरिमेंट मेथड इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज वैल्यू ट्रांसफर मेथड। ये हम ये कहें कि अच्छा मेथड है, बट ये काफी कंट्रोवर्शियल मेथड भी है। इसका जो प्रो एंड कॉन्स दोनों ही काफी है। ये एक्चुअली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एग्जिस्टिंग एस्टिमेट किसी स्टडी के लिए उनकी जो वैल्यूज है उन्हें हम ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी स्टडी के लिए जो कि उसी तरह की है, मिलती जुलती। द ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग एस्टिमेट ऑफ नॉन मार्केट वैल्यू टू अ न्यू स्टडी which is different from the study for which the values were originally estimated। तो क्योंकि यहां मिलती जुलती है लेकिन डिफरेंट स्टडी है जो कि ओरिजिनल के अलावा, तो निश्चित तौर पे हमने जैसा अभी तक पढ़ा है कि केस टू केस वेरीज डिफर करती हैं, तो इस हिसाब से क्योंकि ये स्टडी डिफरेंट है तो वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। ये ही इसका एक मेजर कौन है। और दूसरी बात कि हमने उनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट शामिल किए, क्या वो अभी भी रिलेवेंट है। तो जाहिर तौर पर ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, और साथ ही साथ जो आपको देखना होगा कि इन जनरल जो एक ट्रांसफर है कैन बी नो मोर रिलायबल देन द ओरिजिनल एस्टिमेट अपॉन विच इट इज बेस्ड। तो ये एक ऐसा तरीका है जो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कहीं बहुत जगह इसके प्रोज भी हैं जिनमें इंपॉर्टेंट प्रोज है। मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री जिसके पास वो डेटा अवेलेबल है, और एक पुअर कंट्री जिसके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही वो डेटा एस्टिमेट करने के साधन है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री से उस डेटा को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके एटलीस्ट उसे इनिशिएट कर सकता है, कुछ एस्टिमेट उसका प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसकी जो कमी है जैसा हमने बोला, उसके लिए एडजस्टमेंट आवश्यक है, ताकि जब ट्रांसफर के अंदर जो एट्रीब्यूट में डिफरेंसेस हैं उनके आधार पर वैल्यूज का एस्टिमेटेड एडजस्टमेंट किया जा सके, ताकि नई स्टडी में वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रभावी हो सके। तो एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो स्टडी साइट है और जो पॉलिसी साइट है वो सिमिलर हो इन टर्म ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, ताकि जो वैल्यू ट्रांसफर में रिजल्ट आ रहे हैं वो नजदीकी रिजल्ट हो, ज्यादा दूरगामी, ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट ना हो, एस्टिमेट काफी कुछ ओरिजिनल के बराबर आए। तो इस हिसाब से किया जाना है। लास्ट मेथड जो है सब्जेक्टिव वेलबींग वैल्यूएशन मेथड, ये एक न्यू मेथड है।
अभी तक इसके क्या कौन से प्रोस है उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये वैल्यूज जो इस मेथड के अंदर जो वैल्यूएशन है वो बेस होता है कि हाउ नॉन मार्केट गुड्स इम्पैक्ट ऑन सेल्फ रिपोर्टेड मेजर्स ऑफ वेलबींग सच एज लाइफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि आपने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की है, वो इसी तरीके का एक वैल्यूएशन है। तो यहां पर जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल यूटिलिटी पे बेस होती है रादर देन डिसीजन यूटिलिटी। तो ये वैल्यूएशन के मेथड्स हैं जो जीबी सीबीए में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और सीबीए की बाकी डिटेल्स हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो सीबीए टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।